प्रदेश में विपक्ष के एकजुट होने को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस और आईएनएलडी एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप पहली बार लगाए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। समय समय पर कांग्रेस और आईएनएलडी एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के बीच की ये जुबानी जंग अब कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ चली। इनेलो सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि हुड्डा अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर भाजपा के लिए काम करते हैं। इसे लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कह डाली है। मैंने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अमित चौटाला को मिला ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्हें कही है। सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, क्रिमिनल को जरूर। तो वहीं पानीपत में अभय चौटाला ने इस संबंध में कहा कि भेज लेने दो लीगल नोटिस, फिर हुड्डा को देखते हैं। इस दौरान चौटाला के तेवर भी सख्त नजर आए। तो एक बार आंट तो दे नोटिस है, फिर देखूंगा उड़ान। तो एक बार आंट तो दे नोटिस है, फिर देखूंगा उड़ान। तो एक बार आंट तो दे नोटिस है, फिर देखूंगा उड़ान। इसे लेकर बीजेपी को भी विपक्ष की घेराबंदी का मौका मिल गया है और समय समय पर बीजेपी की तरफ से दोनों ही पार्टियों को घेरा भी जाता है कि मुद्दा उठाने की बजाय विपक्ष खुद में ही एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम की टोपी पहनाने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं जो आज जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहला सवाल यह है कि हुड्डा ने कोर्ट में घसीटने की बात आखिर क्यों कही है, सबसे पहली बात ये। और सवाल नंबर 2 ये कि बीजेपी की बी टीम की सच्चाई क्या है। सवाल नंबर 3 ये है कि विपक्ष में बीजेपी की बी टीम होने के आरोप आखिर क्यों एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। सवाल नंबर 4, क्या प्रदेश में विपक्ष एकजुट है या नहीं। तो ये आज के सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही हॉट टॉपिक इस समय हरियाणा की राजनीति में एक हॉट हेडलाइन भी ये बन चुका है। अब ऐसे में हुड्डा बनाम चौटाला देखने को मिल रहा है और अभी जल्द ही विधानसभा का मानसून सेशन भी है और उससे पहले हरियाणा में विपक्ष इस तरीके से आपस में ही विपक्ष की सिर्फ फुटअव्वल अगर होगी तो जाहिर सी बात है सवाल तो पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक ये मुद्दा लग गया है, ये भी आप कह सकते हैं। हमारे साथ अभी हमारे खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं और उनसे परिचय आपका कराऊंगा, लेकिन ये सवाल जरा एक बार आप देख लीजिए। इन सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा रहेगी। सवाल नंबर 1 यही है कि आखिर हुड्डा ने कोर्ट में घसीटने की बात क्यों कही, और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज हो जाती है कि अभी ये लड़ाई कानूनी जंग की तरफ बढ़ चली है। बीजेपी की बी टीम की आखिर क्या सच्चाई, आखिर क्यों बार बार इस तरीके के आरोप एक दूसरे पर विपक्षी पार्टी लगा रही है। हरियाणा में विपक्ष में बी टीम होने के आरोप आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या, इसके पीछे की पृष्ठभूमि है और क्या प्रदेश में विपक्ष एकजुट है। इस समय हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। राजरमन दीक्षित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साहिल कासवान प्रवक्ता आईएनएलडी हमारे साथ है। सुनील मान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और जल्दी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और सबसे पहले आईएनएलडी प्रवक्ता साहिल जी, आपसे आज की शुरुआत में करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय बात अगर मैं हरियाणा में विपक्ष की करूं तो एक सिर फुटअव्वल यहां पर कांग्रेस बनाम आईएनएलडी देखने को मिल रही है। यहां पर एक बयान दिया गया कि अमित शाह से मिल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद हुड्डा कह रहे हैं कि सीधा लीगल नोटिस भिजवाऊंगा, अब कोर्ट में घसीटेंगे सीधा, ये बात कही जा रही है। सर आपको नमस्कार, आपके माध्यम से मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को हमारी बहुत बहुत नमस्कार है। और दूसरा जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हुड्डा साहब एक गिद्दर धमकी ना दे और ना देकर कृपया जो भी आप केस करना चाहते हैं हमारे ऊपर आप केस करने का काम करें। हम कभी तथ्य रहित बात नहीं करते, हम तथ्यों के आधार के ऊपर बात करते हैं। राजरमन दीक्षित जी बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे बड़े भाई है, इनसे भी आप सवाल पूछना है इस चीज का। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अब की बार विधानसभा चुनाव के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया था कि अब की बार हम कांग्रेस को जितवाने का काम करेंगे और बीजेपी को अब की बार हरियाणा प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। 19 सीटों के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने टिकटें कटवाई और अपने आदमियों को खड़ा करवाया, तो उसके बाद में 19 सीटें ये हारे।
और ये बात इनेलो इल्जाम नहीं लगवा रही, इनके 19 उम्मीदवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके ऊपर इल्जाम लगाया। लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने गद्दारी करी। कल परसों की बात है, इनके 37 विधायक आते हैं, 37 में से 9 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बीजेपी को बेचने का काम करते हैं। वो तो एक विधायक बीजेपी में गद्दार निकल गया इनका खुद का, वरना आपकी बार तो वो दलित का बेटा हार गया था धर्मवीर बोध। ये हम सब तथ्यों के आधार के ऊपर बात कर रहे हैं। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्टेज के ऊपर एक घोषणा करी थी कि आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी विपक्ष का एक होना बहुत जरूरी है। आज अगर इंडियन गठबंधन के अंदर हमें शामिल करते हैं, हम शामिल होने के लिए तैयार हैं। आज हमारा एक ही मकसद है कि किसी प्रकार से हम बीजेपी को सत्ता से पार करें। उस समय केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिनके कारण इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बाकी पार्टियां शामिल नहीं हो पाई। जिस समय किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के अंदर एक दिन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कोई और आदमी वहां जाके इस्तीफे की उन्होंने बात नहीं करी। पूरे हिंदुस्तान के 4206 विधायकों में केवल अभय सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफा दिया, किसानों के पक्ष में दिया। तो ये सारी चीजें आज स्पष्ट है, इसमें हमें कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक मुहावरा है कि युद्धों में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल शब्दों से, हर बार पराजय पाई है हमने घर के जयचंदों से। तो घर का कांग्रेस की तरफ से बात कही जाती है कि गठबंधन में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप रहे हैं सरकार में, गठबंधन में, और अभी अगर मौका मिल जाएगा तो अभी भी गठबंधन में जाके सरकार बना लेंगे, ऐसा है क्या? इस तरीके के आरोप तो कांग्रेस वाले लगाते रहे ना, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं साहिल साहब। क्या 2019 के अंदर मौका नहीं था? क्या 2024 के अंदर मौका नहीं था? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मतलब कांग्रेस पर भरोसा है आपको, पूरा भरोसा कर रहे हैं कांग्रेस पर। साहिल कासवान जी को मुझे लगता है कि भरोसा पूरा है कांग्रेस पर कि भाई कांग्रेस निकाल के ले जाती 24 का चुनाव। ये बात साहिल कासवान को भरोसा नहीं है, हरियाणा प्रदेश की जनता को भरोसा है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया था। हिसार की अगर मैं बात करूं, हिसार में 4 सीटें बेचने का काम कराया, चित्रा सरवारा की सीटें बेचने का काम कराया, वीरेंद्र सिंह डुमर खां के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के खिलाफ 3 आदमी खड़े करवाए, 60,000 वोट आते हैं। पवन ने खेड़ा सीट को रवाने का काम किया, हर सीट के ऊपर समझौता कराया। ये बात मैंने इल्जाम नहीं लगाया, इनके आदमी ने इल्जाम लगाया, इनके करीबियों ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया। देखिए मेरी बात सुनिए, आज मैं आपको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अवेलेबल करवाता हूँ जो इनके आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। राज्यसभा तो कोई पुरानी बात नहीं है, आज से मात्र 4 महीने पहले राज्यसभा चुनाव के अंदर जब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और नेता प्रतिपक्ष खुद एक वोट को चेक करते हैं, तो इन्होंने ये चेक किया था कि भाई हाँ मैं बीजेपी को वोट डलवा रहा हूँ या नहीं डलवा रहा। तो ये तो आपके सामने है सारी की सारी चीजें। हकीकत के अंदर आप विधानसभा देख लीजिए, विधानसभा में कांग्रेस के 28 विधायक रह चुके हैं, 9 वोट तो जा चुके हैं इनके। 28 आदमी सिर्फ वॉकआउट करने जाते हैं, भूपेंद्र हुड्डा शेरो शायरी करते हैं, वॉकआउट करते हैं, बीजेपी के हक के अंदर बोलते हैं। आज हमारे चाहे 2 विधायक हो, लेकिन किसान का मेरा मजदूर दलित शोषित वंचित युवा छात्र बेरोजगार हर मुद्दे पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बोलती है। हिसार के अंदर ऐसा हत्याकांड हुआ, जीवन हत्याकांड, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर रखने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दिन भी वहां नहीं आए, अभय चौटाला जी वहां 2 बार आके गए। ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। राजरमन दीक्षित लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ डिबेट में शामिल हैं। दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इनेलो, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, भाई अब ये तो बैठे बिठाई आपके थाल में एक मुद्दा परोस दिया, अब आप इसे मुद्दा बनाते रहिए। बसंत जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे अभी मेरे छोटे भाई साहिल दीप जी की मैं जब वो सुन रहा था डिबेट, तो उनको मेरे को ये लगा ही नहीं कि वो इनेलो के प्रवक्ता है। मेरे को हर बार ये लगा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, और आपने आज बिल्कुल ठीक जो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बिठाया उसकी सारी जिम्मेवारी जो है बोलने की, वो इनके बलिष्ठ कंधों पे आ गई है। एक बार मेरे भाई जो छोटे भाई साहिल दीप जी कृपया अभय चौटाला जी से पूछ ले कि आज की डिबेट में क्या कहना है। क्यों? क्योंकि अभय चौटाला जी ये कहते हैं कि हम हुड्डा को कभी माफ नहीं करेंगे, उन्होंने हमारे पिताजी को और वहां जेल में पहुंचाने का काम किया है। तो उनकी तो ये विचारधारा है, और साहिल जी उनके खिलाफ उनकी विचारधारा के उल्ट बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, जिस वजह से विपक्ष आपस में ये जुत्तम पुजार हो रहा है कि कैसे ना कैसे हमें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित कर दे।
हुड्डा जी कहते हैं कि अभय चौटाला जी हमारी बी टीम है, और INLD कहती है कि जो पिता पुत्र हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो इस प्रकार से विपक्ष कहाँ है? विपक्ष आज धरातल पर जा चुका है, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। एक साहिल जी ने सवाल पूछा था, उस सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। इन्होंने अभी एक सवाल कहा था उसके तहत कि भाई ये किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की हुड्डा जी की सरकार जो थी वो आने वाली थी, लेकिन उन्होंने वो करके अपने कैंडिडेट खड़े किए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। तो मैं इनको मुख्य रूप से बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं उन नीतियों के ऊपर भरोसा करके जनता ने हमें बार बार आशीर्वाद दिया है। क्योंकि देखिए आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। एक ने स्टेटमेंट दी गोगी जी ने कि 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, दूसरे ने स्टेटमेंट दी पहले अपना घर भरेंगे, तीसरे ने कहा कि हम पहले अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, अगर कुछ बचा तो हम जनता के लिए काम करेंगे। इस प्रकार से जब जनता ने उनका आचरण जो देखा, क्योंकि 2 हरियाणा के अंदर हमसे पहले 2 पार्टियां सत्ता में रही है, एक INLD और एक कांग्रेस पार्टी। जो INLD थी उसके अंदर इतने ज्यादा अपराध था और बाद में भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी वजह से आज 22 साल हो गए INLD सत्ता की तरफ जनता ने इनको मुंह भी नहीं करने दिया। दूसरी बात, तो कांग्रेस के 10 साल थे, कांग्रेस के 10 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ, और जब ये एक उम्मीद जो ये जैसे कह रहे थे, हमें तो ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि हम वापसी नहीं कर रहे, तो जैसे साहिल दीप जी कह रहे हैं कि भाई जनता ने मन बना लिया था। अगर जनता के मन में 1% कहीं ना कहीं से ये बात आई भी थी तो जो उसके कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने उस बात को पुख्ता कर दिया कि बिना पर्ची खर्चे अगर कोई पार्टी नौकरी दे रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी है, जो पारदर्शिता से काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो डिजिटलाइजेशन से काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज 155 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो पोर्टल के ऊपर दर्ज है, और ये कहते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं कि हम मीटर पाड़ के बाहर रख देंगे, हम खंभों पे से मीटर पाड़ देंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहते हैं हम आए तो पोर्टल बंद कर देंगे। तो जनता ने देखा कि किस प्रकार से दोनों पार्टियों ने लूट खसोट का काम किया है, भ्रष्टाचार का काम किया है। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे जन कल्याणकारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अब मान साहब, सवाल मेरा ये कि अभी कुछ ही समय में हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन भी शुरू होगा, उससे पहले मुद्दों का चयन किस प्रकार से होना चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में यह चल रहा है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन सी है, एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम की टोपी पहनाने का जो एक सिलसिला है वो काफी लंबे समय से चलता नजर आ रहा है। सर क्या सोचते हैं सुनील माल साहब इस पर? जी बसंत जी, आपको और सभी पार्टियों के जो प्रवक्ता जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। बसंत जी मैं बताना चाहूंगा, देखिए जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं ना, जो बयानबाजी करती रहती हैं, बयानबाजियों में आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं, और ये आरोपी है कांग्रेस, इनेलो हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि वो बी टीम है बीजेपी की, बी टीम है बीजेपी की। हालांकि ये अभी जो ताजा मुद्दा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बयान दिया था कि चौटाला अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि भाई नोटिस तो आने दे, तो ये सिर्फ कहने के लिए बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नोटिस भेजेगा। ये सिर्फ एक दूसरे को टोपी पहनाने का काम किया जा रहा है कि आप भाई बीजेपी की आप बी टीम हो, आप बीजेपी की टीम हो। देखो इनेलो है, इनेलो अपनी जमीन तलाश रही है आजकल कि भाई हम कैसे प्रदेश में अपनी कार्यकर्ताओं की अपनी फौज को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला है लगातार फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं में जा रहे हैं और पार्टी को मजबूती भी मिल रही है। क्योंकि जब किसान आंदोलन चला था तो इकलौते इनेलो के विधायक थे अभय सिंह चौटाला, और उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा भी दे दिया था, और उसके बाद में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा तो दोबारा से फिर एमपी बने थे। लेकिन 2024 का जो चुनाव है उसमें इनेलो सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई। क्यों नहीं उस मुद्दे को बुना पाई कि उन्होंने तो किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, उसके बाद भी इनेलो 2 सीट पे ही सिमट के रहेगी। लोगों ने इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि उससे पहले जो दुष्यंत चौटाला थे उन्होंने 10 सीटें जीती और बीजेपी के पक्ष में जाके उन्होंने गठजोड़ कर लिया बीजेपी का। तो इसी वजह से जो प्रदेश की जनता है उसके मन में यही दिमाग है कि भाई जो चौटाला की दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो या अभय चौटाला की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से उनका लगाव रहता है,
क्योंकि कांग्रेस से तो हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। कांग्रेस से कभी भी इनेलो लगाओ या जेजेपी लगाओ, कभी उनके पक्ष में नहीं जा सकते। अगर कांग्रेस या इनेलो अपने दम पे सरकार बनाती है तो अलग बात है। हालांकि इनेलो के ज्यादा विधायक नहीं आए और बीजेपी को कुछ विधायकों की जरूरत रहती है ना, तो अभय सिंह चौटाला मुझे लगता है कि चले जाएं। ये मेरी पर्सनल राय है उनके पास, क्योंकि कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे। हुड्डा से हमेशा उनका 36 का आंकड़ा रहता है। हालांकि राजनीति में कोई स्थायी लड़ाई नहीं है, तो वहां भी दिखाई देगा ना ये तो मान साहब जी। तो मैं बताना चाहूंगा जैसे कि भाजपा से जब गठजोड़ किया था दुष्यंत चौटाला ने, तो उसने ऐसा कहा यमुना पार के नारे ऐसे लगाते हैं बीजेपी को यमुना पार भेज देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी से गठजोड़ किया और उनका परिणाम आज उनको भुगतना पड़ रहा है। उनकी पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें एक सीट भी नहीं जीत पाए थे। और जो मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब से कांग्रेस की कमान मिली है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, पूर्ण बहुमत ही नहीं आ पाया है। तो इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव में अगर बात करें, पिछले चुनाव में कुछ काफी टिकटों का जो बंटवारा था वो गलत हो गया। चुनाव से पहले आपके पास में लौटता हूं मान साहब। अंकित सहरावत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़ गए हैं। सहरावत साहब स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और इस समय तो आपको पता है कि अब हुड्डा जी की तरफ से तैयारी कर ली गई है कि भाई लीगल नोटिस भिजवाना है। अब अभय चौटाला को ये बात कहते हुए नजर आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब ये बात कही गई कि अमित शाह से मिले और बीजेपी की बी टीम के आरोप यहां पर अभय चौटाला लगा रहे कांग्रेस पर। देखिए, ये जो आरोप अभय चौटाला लगा रहे हैं, ये हर रोज किसी ना किसी पर लगाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। हर बड़े नेता के खिलाफ ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इनकी मानसिकता इसके दौर पे ये है कि ये ध्यान खींचना चाहते हैं लोगों का अपनी तरफ, कुछ भी उल जुलूल बयान देकर अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। जिस तरह एक शायद एक्ट्रेस है राखी सावंत बॉलीवुड में, वो अपना ध्यान खींच लेती है, मतलब कुछ गाड़ी दे के खींच लेती हैं, तो वो बस केंद्र में रहना चाहती है, लाइमलाइट में रहना चाहती हैं। इसलिए बयानों में इनके सच्चाई नहीं होती। लेकिन जब आप किसी के कैरेक्टर पर इतना असैसिनेशन करने की ट्राई करेंगे, हुड्डा साहब की मतलब जिन्होंने 40-50 साल दे करके कांग्रेस को अपना सब कुछ दे दिया, अपनी जिंदगी दे दी, उन पे आप इस तरह के इल्जाम लगाएंगे कि वो बीजेपी से मतलब साठगांठ कर रहे हैं। सर, जिन्होंने अपने सालों तक, उनकी पीढ़ियों ने इस देश के लिए मतलब वफादारी से काम किया है, पार्टी के लिए वफादारी से काम किया है, हरियाणा में इतना विकास करवाया है, लोगों को उनमें आस्था है, तो उस नेता पर आप इतने गंभीर आरोप लगाएंगे सिर्फ अपने ध्यान खींचने के लिए। आपको लोगों कोई सीरियसली लेता नहीं है। आज भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसी से मिलेंगे ना, तो वो हंस के मिलेंगे। दीपेंद्र जी भी मिलेंगे, सांसद है, 5 बार के सांसद हैं, वो हंस के मिलते हैं सबसे। आज भी अभय चौटाला ना एमएलए है ना कुछ भी नहीं, पार्टी समाप्त होने पे आ रही है। इस व्यक्ति में आज भी प्रधानमंत्री से ज्यादा कड़ है, इसलिए इनकी पार्टी समापन की ओर बढ़ रही है। ये सोचते हैं कि हमने मतलब पिछली बार 1 एमएलए मैं जीता था, अपने दम पे जीता था, अब की बार 2 एमएलए जीत गए, मैं अपने दम पे जीत गया। ये इस भूल में है कि ये अपने दम पे जीत रही है। चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल जी ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जो अभी तक इनको थोड़ी मोटी वोटें मिल जाती हैं। उनकी जो पारिवारिक विरासत है उसका समापन, उस पर हरियाणा में इनके लिए शब्द यूज की जाती है कि ये रोज सुबह उठते हैं और जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पर पोछा लगाने का काम करते हैं। ये शब्दावली हरियाणा के लोग यूज करते हैं इनके लिए। जिस तरह की गुंडागर्दी का स्वभाव इनका रहा है, और ये आज लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों को ये पटके पहनाने से, स्टेज पर पटके पहना देंगे तो मतलब इनकी पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। ऐसे लोगों को पटके पहना देते हैं, वो घर जाके पटका पता नहीं कहाँ रख देते होंगे, पता भी नहीं चलता कि इनेलो ज्वाइन करके आए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, साहिल जी से जवाब ले लेता हूँ। साहिल कासवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं एनएलडी। अभी सुना आपने, अभी सहरावत साहब क्या कहते नजर आए। साहिल जी, सहरावत साहब की मैंने पूरी बात सुनी, और पहली बात तो हमारा टॉपिक ये नहीं होना चाहिए कि हम कांग्रेस का करें, क्योंकि हमारी आज तक जो लड़ाई रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू द पावर। लेकिन उसके बाद भी मैं शरावत जी को बताना चाहता हूं कि 19 सीटों के ऊपर बीजेपी से साठगांठ आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करने का काम करे, अभय सिंह जी ने काम नहीं किया। राज्यसभा के अंदर 9 वोट बेचने का काम करे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, अभय चौटाला जी ने किया। मैंने बड़े शांति से आपकी बात सुनी, आपकी मन गोपाल सुने। नहीं श्रोता बड़े भाई साहब, वक्ता के साथ ही श्रोता होना बहुत जरूरी होता है। आपके टाइम में आप जवाब देना कोई बात नहीं, या फिर आप सुन नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो आप बता दो, बता दो। अब की बार जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर 9 टिकटें आपकी नेता प्रतिपक्ष ने बेची थी, नहीं बेची थी?
जब से वीरेंद्र डुमरखा पार्टी के अंदर आई है, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा ये तो यात्रा निकल रही है, हमारे तो पार्टी की यात्रा ही नहीं है, सबसे आगे वहां पे पहुंच गए। आज ये बात हम नहीं कह रहे, आपके 19 आदमियों ने आपकी कांग्रेस में आपकी हुड्डा साहब के ऊपर इल्जाम लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमें हरवाने का काम करा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरवाने का काम करा। हिसार के अंदर हत्याकांड हुआ था तो पूरे हरियाणा को झकझोर रखने का काम किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को छोड़ के हर राजनीतिक पार्टी का आदमी समर्थन देने आया। आप लोग वहां कहा थे, बिजली के मुद्दे पे, पानी के मुद्दे पे, तो ये बुढ़ापा पेंशन कटी थी, इस मुद्दे पे आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहा थे? 37 विधायक थे आपके, ओ सॉरी अब तो 28 रह गए, 28 विधायक आपके हैं। आप लोगों ने वॉकआउट किया, आप लोगों ने शेरो शायरी करी, किस मुद्दे को आपने बीजेपी के खिलाफ लड़ने का काम करा? आज भी आज कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, तो ये लड़ाई चल रही है कि खड़गे को गलत क्यों बोल दिया, खड़गे साहब की लड़ाई है। आपके अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, राहुल गांधी जी 22 दिन तक जंतर मंतर पर नहीं जाते, और जिस समय पूरे हिंदुस्तान का युवा एकत्रित हो जाता है, वो फॉर्मेलिटी करने के लिए प्रधानमंत्री के आवास के बाहर चले जाते हैं। तो दूसरी बात है, मैं लंबा कांग्रेस में नहीं खींचना चाहता, ये लोग तो आपस में इनकी जूतियों में खीर बंटती है, पता नहीं कौन सी कांग्रेस है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कुमारी शैलजा कांग्रेस है, वीरेंद्र डुमरखा कांग्रेस है, या कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है? मैं जवाब देना चाहता हूं मेरे बड़े आदरणीय भाई राजरमन दीक्षित जी का, जिन्होंने क्राइम की बात करी थी, अपराध की बात करी थी। राजरमन दीक्षित जी का जवाब कब देंगे आप? कहीं ऐसा ना हो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रख लिया हो भारतीय जनता पार्टी को लेकर। कल हिसार कोर्ट के अंदर हत्याकांड हुए, आज से 4 दिन पहले दादरी में हत्याकांड हुआ था, हिसार के बेटे जीवन कुंडू का हत्याकांड हुआ। पिछले 12 सालों से ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन अपहरण कोई हत्याकांड ना हुआ हो। तो टोटली फेलियर ही आपकी सरकार के, आपकी सरकार ने केवल और केवल झूठे आंकड़े पेश करे। 40% बेरोजगारी दर आपकी सरकार के अंदर है। और जो थोड़ी देर पहले आप नौकरियों के पारदर्शिता की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ 60 एसडीओ लगते हैं, जिसमें से 58 एसडीओ लगते हैं दूसरे प्रदेशों में लगते हैं, आरएसएस के लगते हैं, बीजेपी के लगते हैं। 75% नौकरियां आप दूसरे प्रदेशों को देने का काम करते हो। आपके मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं मैं तो चपरासी तक की बदली नहीं कर सकता। आज आप इस चीज का घमंड मत करें। मुझे घमंड से याद आता है कि रावण होता था, और रावण के घमंड के बाद उसका अंत क्या हुआ था। आज आपका घमंड है, और ये घमंड केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण है, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के कारण है। और ये आपको भी पता है, आज विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से आपकी बीजेपी की केवल 2 सीटें होती थी, और आज आप लोग कितनी सीटों के ऊपर बैठे हो? आज से हमारी 2 सीट हो, लेकिन एक विपक्ष की असली भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है। तो आप लोगों की आंख में आंख मिला के सवाल करती है, और आपको जवाब देना पड़ता है। राजरमन दीक्षित जी, अब इनेलो की तरफ से अब सीधे तौर पर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कांग्रेस काम कर रही है, और साथ ही अब इस तरीके के आरोप लगाए गए। हालांकि अभी अंकित सहरावत जी भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए थे इस बात पर, लेकिन इनेलो की तरफ से ये तो अभी दोबारा बात कही जा रही है कि भाई अमित शाह से मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अपने मामलों के निपटान के चक्कर में अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। इससे पहले आप पर भी आरोप ये लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो आखिर किस हक से उनकी कोठी खाली नहीं करवाई गई? भाई क्यों भारतीय जनता पार्टी एक सॉफ्ट रुख अपनाए हुए थी? उस पर यह भी बात तो कही गई थी इनेलो की तरफ से, आपको याद होगा। राजरमन जी, बसंत जी, पहले मैं मेरे छोटे भाई साहिल दीप जी की बात का जवाब दे दूं जी। इन्होंने कांग्रेस के गिना दिए कि कांग्रेस के कम हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना नहीं गिनाया कि इनका भी एक विधायक कम हुआ है। इनका एक विधायक कम हुआ है, अर्जुन चौटाला, जिसने ये कहा था कि मैं सीजेपी कांग्रेस पार्टी का पहला विधायक हूं। उन्होंने चंद एक मिनट ना देखिए, सुन लीजिए, जवाब दे दिएगा, जवाब दे दिएगा। आज उनके समर्थन में उन्होंने ये कहा, उन्होंने युवाओं का मैं सुन लीजिए प्लीज, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं युवाओं के समर्थन में हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का पहला विधायक हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टी बनी नहीं, जो अस्तित्व में आई नहीं, जिसके चंद फॉलोअर्स के लिए उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी के चलिए ठीक है, अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस लाला जी ने जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको कैसे गिरवी रख दिया। दूसरी बात, सहरावत जी की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अभय चौटाला जी सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन पाने के लिए कि जनता ने कैसे हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके लिए ये सारी स्टेटमेंट देते हैं और ऐसी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात देखिए, पर्दे जो एक इन्होंने बात कही कि हमने इस्तीफा दे दिया,
देखिए, जब किसान हमारे जो विचले सेक्टर उन्होंने बात कही थी, देखिए जब अभय चौटाला जी ने किसानों के हित में अपनी वो रखते हुए इस्तीफा दिया, तब उस वक्त वो 25,000 से जीते थे। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें वो मात्र 15,000 से बड़ी मुश्किलों से जीते। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो वो हार गए। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि किसान भी उनको गंभीरता से नहीं ले रहे। और दूसरी बात मैं एक बता दूं कि इनेलो और कांग्रेस एक ही चीज है पर्दे के पीछे। अब कैसे है, मैं इसकी बात बताता हूं। जब दीपेंद्र हुड्डा जी को राज्यसभा में भेजना होता है, तब अभय चौटाला जी के साथ हुड्डा जी मिलते हैं, उनसे समर्थन मांगते हैं, अपने लड़के को राज्यसभा भिजवाते हैं। और जब उसके बाद जब बात आती है कि अभय चौटाला जी उनके वहां जो था, जब अभय चौटाला जी की बात मानकर अब जो चुनाव हुआ था 2024 का जब राज्यसभा का, तो अपने विधायकों को वोट डालने के लिए भी नहीं भेजते। तो इस प्रकार से पर्दे के पीछे इनेलो और कांग्रेस एक ही पार्टी है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पर्दे के सामने ये हमारी बी टीम बनना चाहते हैं, लेकिन जनता ने ये सब देख रखा है। जनता जानती है कि उसके हित और अधिकार भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी जी के हाथों में सुरक्षित हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां और लोक कल्याणकारी नीतियों के ऊपर जनता बार बार मोहर लगा रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है और हमारी सरकार बन रही है। देखिए, अगर मैं बात करूं रोजगार की, जैसे हमारे भाई साहिल जी ने कहा था कि जब इनेलो की सरकार थी मात्र 24,000 नौकरियां मिली। जब कांग्रेस की सरकार आई तो ऑन रिकॉर्ड है ये, तो 86,000 इन्होंने नौकरियां दी जब हमारी सरकार है। और एक बात और मैं शेरावत जी को बताना चाहूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसके अंदर उन्होंने हुड्डा सरकार में लगाए हुए जो भर्ती थी उसको रद्द कर दिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नौकरियां दी गई है ये नियमों को ताक पर रख कर दी गई है। इस इन व्यक्तियों की तो क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं होती। और इस प्रकार से जो जो रीति नीतियां थी वो जनता ने नकारी, भ्रष्टाचार देखा, गुंडागर्दी देखी, किस प्रकार से इनका राज्य देखा, इन दोनों को सत्ता से बाहर किया। भारतीय जनता पार्टी की जो इनेलो की तरफ से सर एक सवाल और मैंने आपसे किया था। जी बोलिए। सवाल सर ये था कि इनेलो की तरफ से ये कोई पहली बार नहीं कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। 2024 का विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उम्मीदवार जब सीट बंटवारा जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसमें इंटरवीन किया तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आया था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिचुएशन बनाई कांग्रेस ने, ये आरोप इनेलो का है। और एक और चीज यहां पर कही गई कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, जब तक वो नेता प्रतिपक्ष की कोठी में थे सरकार के पास था अधिकार नहीं खाली कराई गई। जी बसंत जी बिल्कुल ठीक। अब जवाब सुनिए आप। देखिए क्या है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बेहद शालीन और संवेदनशील व्यक्ति है। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की खींचतान और कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहा। और पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा सीटें भी उन्हीं की आई थी। एक अच्छी परंपरा चलाने के लिए उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं, ये कैसे संभव है? ये राजनीति में ये कैसी परंपरा, ये कैसे हो सकता है सर? हाँ बताइए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ऐसी वो मुहिम चलाई थी कि जो बजट के अंदर विपक्ष के भी विधायक थे, एमपी थे, उनको भी सुझाव उनसे मांगे गए और उनको होटल रेड बिशप के अंदर बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि बजट के ऊपर आपके जो सुझाव है वो दीजिए, जो सुझाव अच्छे होंगे हम। बजट की तो बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो बजट की बात ही नहीं कर रहा। आप देखिएगा आप बजट की बात नहीं कर रहे ना, हम कर रहे हैं कि हम स्वस्थ परंपरा चला रहे हैं। ठीक है। हम स्वस्थ परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी नीतियां हैं कि किसी को भी जो अच्छी स्वस्थ परंपरा है, जो हेल्दी है, वो हम चलाएंगे और चलाते आ रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। ये बसंत जी आपकी बात का जवाब है। चलिए ठीक है, आप डक कर गए क्वेश्चन को, आपने ठीक से जवाब दिया नहीं। देखिए आप रमन जी ये भी अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छा जवाब हो भी नहीं सकता, मैंने बिल्कुल क्लियर बताया। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से शेरावत साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना और जिस तरीके से अब बीजेपी की बी टीम को लेकर भाई कांग्रेस इनेलो पर आरोप लगा रही है, इनेलो की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
अब ऐसे में विपक्ष क्या यही खेलता रहेगा क्या कि बीजेपी की बी टीम कौन सी है, बीजेपी की बी टीम कौन सी है? अरे अभी आप ये समझिए कि कुछ ही दिनों बाद विधानसभा का मॉनसून सेशन है। अब ऐसे में विपक्ष आखिर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है हरियाणा में? एक हरियाणा का नागरिक होने के नाते मैं ये सवाल पूछ रहा हूं विपक्ष से, और ये मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं सर, कि विपक्ष आखिर कब तक ये करता रहेगा? बीजेपी की बी टीम आप लोग हैं, बीजेपी की बी टीम आप लोग हैं, हमारे जो मुद्दे हैं वो कहां गए? जी देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये बी टीम का खेल मुझे भी पसंद नहीं है। बेसिकली मैं भी कहना किसी को पसंद नहीं करता, क्योंकि जब चुनाव आएंगे ये उस समय का मुद्दा है। इस समय हमें जनहित के मुद्दों पर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन ये चीजें, ये अभद्रता की शुरुआत मैं ये समझता हूँ कि कभी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण आपने अभी सुना होगा कि मैं अभय चौटाला को नोटिस दूंगा। जब एक पराकाष्ठा हो गई एक अभद्रता की, एक किसी के कैरेक्टर एसोसिएशन की प्रकाष्ठा हो गई, तब किसी व्यक्ति को एक्शन लेना पड़ता है। कांग्रेस अपने मुद्दों में व्यस्त है, कांग्रेस इनेलो पर ध्यान भी नहीं देती है। ये तो ये जबरदस्ती किसी का वो कुर्ता खींचने में लगे हुए हैं, जबरदस्ती किसी को मतलब खींचने में लगे हुए हैं कि हाँ हम पे ध्यान दो, हम पे ध्यान दो। वो जो अभी शब्दावली का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता, ऐसे ऐसे उदाहरण अभी मन में आ रहे हैं, लेकिन उस शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहता किस तरह से ध्यान खींच रहे हैं। देखिए, और आपने जो ये कोठी खाली करवाने का मुद्दा बीजेपी प्रवक्ता से पूछा था, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसका। एक जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो अटल जी, मेरे ख्याल से जितना मुझे स्मरण है, तो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय लोकसभा में। लेकिन उनका एक उदाहरण दिया जाता है, कहानी बताते हैं कि अटल जी के ऑपरेशन के लिए राजीव जी ने मतलब उनकी मदद की थी विदेश में ऑपरेशन के लिए। और अन्य ऐसी कई एक सरकार थी जो कांग्रेस समर्थित थी, और उसमें अटल जी को उस समय नई नई बीजेपी बनी थी। अटल जी कांग्रेस की समर्थित सरकार में अटल जी को मंत्री बनाया गया था। इससे बड़ी तो मैं ये समझूंगा कोई बात नहीं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर प्लीज। का बात है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्लियर नहीं हुआ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो मैंने आपको विदेश में इलाज की बात बताई। आवाज प्लीज थोड़ी बढ़ा दीजिए, दूसरी बात आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, एक सेकंड आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। हाँ बताइए सर, बताइए सर, आवाज जी बताइए। एक तो मैंने आपको ऑपरेशन की बात बताई अटल जी के, और दूसरा एक मुझे ऐसे क्लियरली याद नहीं है कि सन कौन सा था, टाइम कौन सा था, लेकिन एक बार कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी थी, मेरे ख्याल से एचडी देवगौड़ा की थी, मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें अटल जी को मंत्री बनाया था। ये एक आपसी सामंजस्य की बात है सर। ये हम अभद्र ना हम अपनी तरफ से रखते हैं मन में। हम सब देश का विकास के चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती होगी, हम भी चाहते हैं। कुछ हैं जो अपने परिवार का विकास चाहते हैं, टोटली वो शायद आज उन्हीं के ऊपर मुद्दा है जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो हमें एट द एंड ऑफ द डे अपनी दुश्मनी, हम कोई राइवल नहीं है सर, हम कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पर वो राजा महाराजाओं की तरह तलवार वाली जंगे सर नहीं कट रहे यहाँ पर। कभी वो जनमत उनको मिल जाएगा, कभी जनमत हमारे को मिल जाएगा। हम सभी को देश के लिए काम करना है सर, एट द एंड ऑफ द डे। तो यही सच्चाई है। चलिए, एक प्रतिक्रिया अभी फिलहाल में अब हमारे साथ लगातार सुनील मान जी जुड़े हुए हैं, अब वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी सुनील मान जी, अब जिस तरीके से हरियाणा में राजनीति देखने को मिल रही है, सवाल जो मैंने यहाँ पर कांग्रेस से किया अभी कि एक विपक्षी दल होने के नाते कि बी टीम का आरोप इनेलो पर, इनेलो की तरफ से बी टीम का आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर, एक हरियाणा का नागरिक होने के नाते भी, और ये समय तो इतना सेंसिटिव है कि जनता इस समय देख रही है विपक्ष को विधानसभा में हमारा कौन सा मुद्दा गूंजने वाला है। महंगाई का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो बी टीम ए टीम का खेल ही खत्म नहीं हो रहा है। जी मैं बताना चाहूंगा, देखिए इनेलो और कांग्रेस दोनों को ये आरोप प्रत्यारोप बी टीम के छोड़ के अभी जो सत्र चलना है उसमें जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता को आस होती है विपक्ष से भी कि हमारे मुद्दे विधानसभा में गूंजेंगे। तो इतने आजकल मुद्दे हैं उसमें, प्रदेश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और भी काफी मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे पूरी मजबूती के साथ विपक्ष को गूंजना चाहिए, घेरना चाहिए भाजपा पार्टी को, ताकि उनकी भी जमीन फिर जब वो चुनाव में जाए वो ये कहें कि हमने आपके मुद्दे विधानसभा में उठाए थे, ताकि बीजेपी पार्टी उन मुद्दों को लागू कर सके, उन मुद्दों की सुनवाई कर सके। तो दोनों ही पार्टियों को ये आपस के ए टीम बी टीम के ये सारे जो मुद्दे हैं ये चुनाव के समय रखने चाहिए, और अब उनको प्रदेश के जो मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है आज के दिन,
हरियाणा रोजगार जो कौशल रोजगार निगम है उसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। तो आज काफी जो स्कूल है, मास्टरों की जो पोस्ट है काफी खाली पड़ी है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इन लोगों और कांग्रेस को एकजुट होके कि विपक्ष की जो लड़ाई लड़ने का लोगों ने इनको दायित्व दिया है ना, तो उस लड़ाई को वो विधानसभा में मजबूती से उठाने का काम करें, ताकि प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं वो सामने आ सके विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना जा सके। क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां ना वो आपस में ही उलझी रहती हैं, इसलिए जो प्रदेश में जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में नहीं कुछ पाते, आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो इनको आपसी जो लड़ाई है, जो खींचातान है, वो लड़ाई को छोड़ के प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता रखते हुए पर उन्होंने अपना आवाज उठानी चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में उनके आगे कोई सीटों में बढ़ोतरी हो सके, उनकी जमीनी जो सदर उनका जमीनी मजबूत हो सके। चलिए ठीक है, हमारे साथ साहिल जी लगातार इनेलो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल साहिल जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा भी देखने को मिल रहा है, क्या तैयारी है अभय चौटाला साहब की? कि 2024 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद में आज तक ये आंकड़ा है जो मैं नहीं दे रहा, ये आप सबके सामने है। बिजली के मुद्दे के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ाई लड़ी, जो बिजली बिलों की बढ़ोतरी की बात थी। SYL का मुद्दा था, उस पर इनेलो ने लड़ाई लड़ी। जी बड़े हम समर्थन करते हैं इस चीज का। जो छात्रों के ऊपर पैलेट गन से वार हुआ तो फिर दर्ज होगी, क्योंकि इतिहास के अंदर ये दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा जब 20 तारीख को हमारे देश के निहत्थे छात्रों के ऊपर पैलेट गन से और लाठियों के ऊपर किले लगा लगा के उनके लाठीचार्ज किया गया था उनके ऊपर। और गृह मंत्रालय के आदेश के बिना ये चीज कभी भी नहीं हो सकती। इस चीज के अंदर हम एक चीज और ऐड करना चाहते हैं कि आप उन अधिकारियों के साथ साथ जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसी प्रकार से टॉपिक पर रहते हैं साहिल जी, टॉपिक पर रहते हैं। ये तो हो गया, अभी FIR रजिस्टर हो गई है, साधुवाद दे दिया आपने कांग्रेस को कि FIR रजिस्टर करवा दी। बताइए आगे। हमने देश के छात्रों को साधुवाद दिए है जो आज इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बिल्कुल हमारे बड़े सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं मान साहब, मैं उनकी बात में बिल्कुल समर्थन करता हूं कि आज विपक्ष का जो काम है वो एकजुट होके बीजेपी से सवाल पूछने का काम है। दूसरी बात है 2024 से लेके आज तक, चाहे हम बिजली बिलों की बढ़ोतरी की बात करें, चाहे हम बागड़ा नहर के पानी की बात करें, चाहे हम HPSC वाले मामले की बात करें, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सड़कों से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ने का काम किया है। आपने बार बार हमारे विधायकों को देखा होगा, चाहे हमारे 2 विधायक हो, लेकिन उसके बाद भी जनता के हर मुद्दे को बड़ी बेबाकी से विधानसभा के अंदर उठाने का काम करते हैं। रही बात मेरे बड़े आदरणीय शेरावत साहब को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो अब की बार राज्यसभा का चुनाव हुआ था, इस राज्यसभा चुनाव के अंदर आप लोगों ने अपने 9 वोटों को बेचने का काम किया था। और अभय सिंह चौटाला जी ने उस समय भी एक बात कही थी, कांग्रेस से मेरे पास एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जिसने कोई वोटों की अपील करी हो। बीजेपी से बहुत है, लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं था। हमने जनता का आदेश लिया और जनता का यह आदेश था कि आप इससे अपनी दूरी बना के रखिए, और वो दूरी हमने बढ़ा के रखी। देखिए आज बड़ी जरूरत है विपक्ष को एकत्रित होने की। आज जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी अपने रावण रूपी अहंकार और घमंड के अंदर चूर चूर है, उस समय पूरे विपक्ष को एकत्रित होना चाहिए। इतिहास के अंदर जिस समय इंदिरा गांधी की तानाशाही इतनी बढ़ गई थी, उस समय पूरा विपक्ष एकत्रित हुआ था और इंदिरा गांधी तो सत्ता से हटाने का काम किया था। उसी प्रकार आज के दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये आज अपने इतने रावण रूपी घमंड के अंदर है। इसके लिए केंद्र से इनको हटाने के लिए राहुल गांधी जी को भी चाहिए और खड़गे साहब को भी चाहिए कि वो भी अपना अहंकार साइड में रख के पूरे विपक्ष को ये करने का काम करे और बाद में सरकार को बाहर निकालने का काम करे। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने शीतकालीन सत्र के लिए, मानसून सत्र के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप लोग देखेंगे हम कोई वॉकआउट करने के लिए वहां पे नहीं जाएंगे, हम बड़ी बेबाकी से। नोटिस को लेकर क्या तैयारी है जो हुड्डा साहब भिजवाने वाले हैं? हुड्डा जी के नोटिस को लेकर क्या तैयारी है साहिल साहब? किसके लिए? अभी हुड्डा जी कह रहे हैं ना कि एक लीगल नोटिस जो है वो भिजवाया जाएगा, कोर्ट में घसीटूंगा, उसे लेकर क्या तैयारी है? जी बिल्कुल भिजवाइए जी। हमारे आदरणीय करण चौटाला जी अभय चौटाला की पुत्र है, उन्होंने तो रोहतक के अंदर कोठी ले ली।
रोहतक के अंदर तो डेली हमारी बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है, तो हुड्डा साहब को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हम तो रोहतक के अंदर बैठे हैं, आप नोटिस भिजवाइए, बिल्कुल भिजवाइए आप नोटिस, हम नोटिस का इंतजार करेंगे। जिस प्रकार से आपके कांग्रेसी एक दूसरे के खिलाफ नोटिस भिजवाते हैं ना, कि हर आपकी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में कुर्सियां चलती है, लठ डंडे चलते हैं, एक दूसरे को गालियां निकाली जाती है, आपके प्रदेश सदस्यों को पीटा जाता है, अब बिल्कुल नोटिस भिजवाइए, हम हर नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं अंकित सहरावत जी से जरूर लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार रमन जी हमारे साथ है, इनसे प्रतिक्रिया ले रहा हूं। रमन जी बताइए। जी जी। अभी फिलहाल जिस तरीके से साहिल जी कहते हुए नजर आए कि तमाम मुद्दे हमारे पास हैं मॉनसून सेशन में उठाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है क्या कांग्रेस के लिए या फिर इनेलो के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता के लिए कार्य करती है। हाँ। दूसरी बात कि जो स्वस्थ परंपरा है उसको चलाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के हृदय में बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है, प्रत्येक व्यक्ति का है। जो 2.5 करोड़ प्रदेशवासी है, जो हरियाणवी एक का जो हमारा जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं, उसका सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल हमारे हृदय में है और वो रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित और स्वाधीन पार्टी है। इस नाते जो भी विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर राजनीति के अंदर जो स्वस्थ परंपराएं होंगी, हम उनका निर्वहन करेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, एक जो आप मुद्दों की बात कर रहे थे, देखिए एमसी से लेकर और एमपी तक इनेलो ने और कांग्रेस ने ये सारे मुद्दे बार बार जनता के सामने रखे हैं, लेकिन जनता ने इनको बार बार नकार दिया है। अगर हम बात करें बिजली की, जैसे मेरे जो इनेलो के प्रवक्ता साथी है वो कह रहे थे कि बिजली की बात कर रहे थे, बिजली में क्या है कि जब इनेलो की सरकार थी उस वक्त जो लाइन लॉस था वो 42 से 45 था। जब कांग्रेस की सरकार आई वो जो लाइन लॉस था वो 33 से 35 था। जब हमारी सरकार के अंदर वो मात्र 7% है। इस प्रकार से हमारी सरकार ने बिजली के लिए काम किया है। अभी मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी गर्मी का सीजन था, उसी गर्मी के अंदर एक दिन के अंदर हमने 32,35,000 यूनिट दिए बिजली की, जो एक रिकॉर्ड है कि इतनी कभी भी यूनिट जो है वो खपत नहीं हुई और निर्बाध दी है। दूसरी बात, रोजगार की अगर बात कर ले, रोजगार के अंदर मैंने पूर्व में भी बताया था कि इन्होंने कितना रोजगार दिया और हमने कितना रोजगार दिया। हमने जो रोजगार दिया है उसके अंदर करीब 2 लाख जो स्थायी पक्की नौकरियां लगाई है, और हमारे मुख्यमंत्री भी इतने संवेदनशील हैं जिन्होंने ये कहा था कि 25,000 जो अभ्यर्थी थे उनको पहले अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। जी, अब मैं देखिए साहिल जी की इस बात को जवाब देता हूं। देखिए दूसरे प्रदेशों के अंदर क्या है, अगर आपने संविधान पढ़ा हो तो संविधान के अंदर ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत देश का नागरिक कहीं पर भी नौकरी कर सकता है संविधान के अनुरूप और व्यापार कर सकता है। उसी के अनुरूप 15% हर प्रदेश के अंदर आप दूसरे प्रदेश के जो वो अभ्यर्थी है उनको आपको सीटें देनी पड़ेंगी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा के एक प्रतिक्रिया, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, एक प्रतिक्रिया मैं कांग्रेस प्रवक्ता के ले रहा हूं। अंकित जी, साहिल जी को भी आपने सुना, बीजेपी को भी आपने सुना, इस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए सर, अभी दीक्षित जी कह रहे थे कि हमने बिजली का ये ऐसे यूनिट दिए, ऐसे लॉस कम किया है, तो ये आंकड़ों की बात कर रहे थे, ये फिगर्स की बात करते रह जाते हैं। अगर हम जमीनी स्तर पे उतरे ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब हम करेंगे तो थर्मल पावर प्लांट हुड्डा साहब ने बनाए थे आकर के 4 से 5, शायद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम थर्मल प्लांट में हुआ होगा ना, उतनी इट्टी तो इन्होंने टोटली वैसे भी नहीं लगाई होंगी। और यूनिवर्सिटीज की बात करें, पीजीआईज की बात करें, तो या फिर अन्य किसी भी हम क्षेत्र की बात करें, तो इतना इन्होंने मतलब किसी भी सेक्टर में ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया। ये लोग मेडल्स की बात भी इस तरह से करते हैं छाती चौड़ी करके कि जैसे इन्होंने स्टेडियम बना दिए हो। इनके पास एक विजनलेस गवर्नमेंट है, मैं ये कहूंगा सर। एक एग्जांपल, चलिए ठीक है, एक आखिरी प्रतिक्रिया में वरिष्ठ पत्रकार मान साहब हैं, बिल्कुल सर 10 सेकंड में, क्योंकि उसके बाद मुझे वाइंड अप की कमांड मिल रही है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर विधानसभा में जो जनता के मुद्दे हैं उनको मजबूती से उठाना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता उनको आगे आने वाले चुनाव में। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी दिल एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया और साथ ही चर्चा पर समाप्त। और फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।